वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि आगामी जो भी एग्जाम है आपका बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी 67 का री एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है और बिहार का अन्य जितना भी एग्जाम है वो सब में ये वीडियो निश्चित तौर पर काम आएगा। 4-5 वीडियो का सीरीज होगा जिसमें हम लोग सभी योजनाओं के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 निश्चय योजना 1 और पार्ट 2 के बारे में देख चुके हैं। बिहार का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर जाकर के आप देख लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए, ये हमारे कुछ नंबर्स है जहां से आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो है बिहार बाल हृदय योजना 2022। ठीक है, बाल हृदय योजना, बाल से हो गया बच्चा और हृदय से हो गया हार्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों के हार्ट से जुड़ी हुई ये योजना है। सबसे पहले तो ये बात ये हो गई, यहीं से समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 9 अप्रैल 2021 को, देखिए यहां पर मैंने 2020 से लेकर 2022 तक का टोटल योजना को सम्मिलित किया है। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिल के छेद या वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष से पीड़ित बच्चों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं बचपन से ही जिनके दिल में छेद होता है, हृदय में छेद होता है और उनको बड़ा समस्या होती है। ठीक है, तो वैसे जितने भी बच्चे हैं या फिर जो वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष से संबंधित है उन सब का मुफ्त इलाज किया जाएगा बाल हृदय योजना के तहत। ठीक है, बिहार सरकार ने बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए बाल हृदय योजना शुरू की है। 21 बच्चों को विशेष उपचार के लिए सबसे पहले खेप में पटना एयरपोर्ट से प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद स्थित अस्पताल के लिए रवाना किया गया। ठीक है, तो अहमदाबाद के इस अस्पताल से क्या किया गया है, MOU साइन किया गया है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और सभी बच्चों का इलाज वहीं किया जाएगा, अहमदाबाद में। ये याद रखिएगा, सरकार के 7 निश्चय भाग 2 के कार्यक्रमों के साथ भी इसे जोड़ दिया गया है ताकि बजट का प्रावधान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है वो है बिहार बाल सहायता योजना। हम लोगों ने बिहार बाल हृदय योजना के बारे में देखा, अब हम लोग चलते हैं बिहार बाल सहायता योजना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर भी बाल का मतलब बच्चों से है और सहायता मतलब उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। तो 30 मई 2021 को यह योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, कोविड-19 के दौरान संक्रमण के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं रहे दुनिया में, उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों को 1500 रुपए की धनराशि प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब 1500 रुपए प्रति महीने उनको दिए जाएंगे जो बच्चे अनाथ हो गए। ठीक है, और इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, कोरोना महामारी के कारण हुए अनाथ बच्चों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, यही इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, उन सभी बच्चों को जिनके अभिभावक नहीं हैं उन्हें आवासीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब वो बच्चे, मान लिया उनके पास घर था भी लेकिन अब वो अनाथ हो चुके हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो सबको एक जगह आवास उपलब्ध कराया जाएगा और सबकी देखभाल भी की जाएगी। साथ साथ सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा का खर्च भी वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रति माह धनराशि बच्चों को 18 वर्ष की उम्र होने तक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब अगर वो 1 माह के हैं तब भी और 18 साल के हैं तब भी, वो 18 साल की उम्र तक उनको 1500 रुपया प्रति महीना उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक सहायता प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य है कि अनाथ मासूम बच्चों को किसी भी प्रकार की तंगी का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ अनाथ बालिकाओं को, जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अनाथ हो चुकी हैं, उनको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रदान किया जाएगा ताकि वो शिक्षा भी उनको मिल सके और रहने की सुविधा भी मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम क्या है ये देख लेते हैं। इस स्कीम के तहत बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सबसे पहले तो बजट का क्या प्रावधान किया गया है वो देख लीजिए। 1043
करोड़ रुपीज इसके लिए किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी को 2 लेन साथ में पेव्ड सोल्जर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी तक, मिर्जा चौकी यानी कि मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ, यूपी, मिर्जापुर तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, नेटफ्लिक्स सब लोगों ने देखा या अमेजॉन प्राइम सब लोगों ने देखा ही होगा। तो मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी तक जो NH80 है उस पर 2 लेन का सड़क बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार में सड़क के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी एक सड़क को OTI के तहत इतनी बड़ी वन टाइम इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगले 2 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मुंगेर से मिर्जा चौकी के लिए जो है यह धनराशि 1043 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया। NH80 के पैरेलल में NHAI द्वारा मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच एक 4 लेन सड़क का भी निर्माण कराया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड सड़क है और इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। पूर्व बिहार को बंगाल, झारखंड तथा पटना से संपर्क प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सड़क होगी। तो याद रखिएगा मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच एक पैरेलल सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है NHAI के द्वारा। ग्रीनफील्ड सड़क है, लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। ठीक है, और कहां कहां से संपर्क होगा, तो बंगाल, झारखंड तथा पटना के बीच में संपर्क होगा इससे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना सामाजिक वानिकी योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। वन और हरित आच्छादन को बढ़ाने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मतलब कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में। ठीक है, तो 2021-22 में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.5 करोड़ जो पौधा होगा मतलब 1 करोड़ 50 लाख जो होगा पौधा वो ऊडी पौधा होगा जिससे काठ या की लकड़ी प्राप्त होता है, और 50 लाख जो होगा वो फलदार होगा जिसमें कि फ्रूट्स उगेंगे। ठीक है, नई भूमि पर लगाए जाने वाले वृक्षों से प्राप्त लकड़ी और फल पर भूमि मालिक का ही हक होगा। एक परिवार के पास 200 पौधों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर 2 से 3 परिवारों को 1 इकाई यानी कि 200 पौधे लगाए जाने का प्रावधान मनरेगा योजना में किया गया है ताकि छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। मतलब यदि 200 पौधा लगाने का जमीन नहीं है तो फिर आपको छोटा छोटा मतलब किस्त में पौधा दिया जाएगा और वो लगाइए आप। मतलब बड़े किसान है या छोटे किसान है सबको जो है इस योजना का लाभ मिल सके, ये उपलब्ध उपाय किया गया है। बिहार में हरियाली एवं किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि वानिकी योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सभी किसानों को मात्र 10 रुपए प्रति दर से 3 साल के लिए पौधे प्रदान किए जाएंगे और ये पूरी राशि किसान को 3 सालों के बाद वापस भी कर दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 साल बाद यदि किसान द्वारा लगाए गए पौधे से 50% से अधिक उत्तरजीविता प्राप्त होती है तो किसान को 60 रुपया प्रति पौधा अलग से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हरित वातावरण भी उपलब्ध होगा मतलब बनेगा और साथ में किसानों को लाभ भी होगा। ठीक है, तो ये योजना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलेंगे और आज से देखेंगे गंगा जल उद्वह योजना के बारे में। मतलब गंगा जल को घर तक पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह योजना गया, बोधगया, नवादा और राजगीर जैसे शहरों में पेयजल मुहैया कराएगी। तो ये 4 जो जिले हैं ये याद रखिएगा, 4 नहीं 3 ही हुआ, गया, बोधगया, नवादा और राजगीर। तो गया और बोधगया तो लगभग एक ही हो गया। तो गया, नवादा और राजगीर ये 3 जो जिले हैं उनमें इससे क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा पेयजल। ठीक है, घर तक गंगा का जल पहुंचाया जाएगा। ये बहुत अच्छी योजना है। इस स्कीम के पहले चरण का बजट जो है वो 2836 करोड़ रुपया रखा गया है, तो याद रखिएगा। और इससे गया को 43 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर और राजगीर को 7 MCM पानी मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में किसको, गया को और राजगीर को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस योजना से 3 प्रमुख शहर राजगीर, गया और बोधगया और नवादा में वर्ष 2051 तक पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। मतलब अभी जो पेयजल का आपूर्ति सुनिश्चित होगा वो 2051 तक चलेगा, इस तरह की यह योजना है। ठीक है, डिटेंशन टैंक में गंगा जल पहुंचने के बाद इसे वहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में भेजा जाएगा।
ठीक है। पूरे साल में 4 महीने में होने वाले बरसात के मौसम में पानी को हाथीदह से 20 डिटेंशन टैंक में लाया जाएगा और वहां से इस जलाशय में पानी भरा जाएगा, जिससे बाकी बचे साल के 8 महीने पेयजल के लिए जलापूर्ति और सिंचाई की योजना चलाई जा सके। मतलब 4 महीने जो आपका बारिश होगा उस पानी को इकट्ठा किया जाएगा और ताकि 8 महीने बाकी जो साल के बचते हैं उनमें पेयजल भी आपूर्ति हो सके और साथ में सिंचाई की भी योजना है वो भी चलाई जा सके। ठीक है। गंगा जल को मुतनाजे डिटेंशन सेंटर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाएगा, जहां से पानी को शुद्ध करके राजगीर और उसके आसपास के गांवों में लोगों को घर तक नल से गंगा जल पहुंचाया जाएगा। तो यही है आपकी गंगा जल उद्वह योजना। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क तो देख लेते हैं। पूर्णिया जिला उद्योग परिसर केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नवोदित उद्यमियों को उनके प्रोडक्ट्स प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा। स्टेट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहां बनाया जाएगा? पूर्णिया जिले में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। इंडस्ट्री सेंटर प्रेमिसेस इन विच budding entrepreneurs will be given a chance to showcase their product। जो भी उद्यमी हैं उनको अपना उत्पाद दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस पार्क में उद्योग विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की प्रदर्शनी की जाएगी। उद्योग केंद्र परिसर में ही 600 स्क्वायर फीट में सहायक उद्योग निदेशक रेशम का भी कार्यालय बनाने की सहमति दी गई है। तो रेशम विभाग से संबंधित जो सहायक उद्योग निदेशक हैं उनका ऑफिस भी इसमें बनाया जाएगा। ठीक है। प्रदेश के 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क विकसित बिहार की राह आसान करेंगे। विकसित होकर मतलब टोटल जो है 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। इसमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क, वैशाली के गोरौल में प्लास्टिक पार्क एवं बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है। तो ये 7 टोटल उद्यमी पार्क है। इनके बारे में आप निश्चित तौर पर याद रखिए। कौन कौन सा जिला है? तो बेगूसराय है, उसके बाद बेतिया है, उसके बाद है आपका मुजफ्फरपुर में 2 पार्क है, वैशाली में है और उसके बाद बेतिया में भी 2 हो गया। ठीक है। बेतिया के कुमार बाग में है एक, दोनों कुमार बाग में है। ठीक है। तो टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क ये दोनों बेतिया में है, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क है और सर्जिकल पार्क है, वैशाली के गुरौल में प्लास्टिक पार्क है और बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर है। तो ये निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इन पर खर्च कितना होगा? 150 करोड़ रुपया इन पर खर्च किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आगामी वित्तीय वर्ष में इनकी विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी। ठीक। और राज्य सरकार ने 2022-23 में उद्योग विभाग के लिए 1643 करोड़ रुपया 74 लाख का प्रावधान किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कितना बजट का प्रावधान किया गया है उद्योग विभाग के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको सम्मान स्वरूप पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। तो यह जो है 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है और पेंशन नियमों में संशोधन करके बिहार पत्रकार पेंशन योजना के पुराने संस्करण को संशोधित करने की रणनीति बिहार सरकार बना रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर योजना का नाम बदलकर पहले पत्रकार पेंशन योजना से पत्रकार सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया है। ठीक है। तो ये कोई खास बात नहीं है, नाम केवल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार लाभार्थी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कितना लाभ मिलेगा वो अब देखते हैं। लाभार्थी जो कि सेवानिवृत्त पत्रकार होगा, रिटायर्ड जर्नलिस्ट होगा, उनको पेंशन के रूप में प्रति माह 6,000 की राशि दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 20 वर्ष का न्यूनतम अनुभव रखने वाला सेवानिवृत्त पत्रकार बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र होगा। तो कम से कम अनुभव कितना होना चाहिए? 20 साल का अनुभव होना चाहिए। कोई भी सेवानिवृत्त पत्रकार जो कि 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है पत्रकार पेंशन योजना के लिए पात्र होगा। ठीक है। याद रखिएगा, बिहार सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ 46 सेवानिवृत्त पत्रकारों का चयन किया है। ठीक है। तो सबसे पहला जो लिस्ट होगा उसमें 46 पत्रकार शामिल होंगे जिनको कि पत्रकार सम्मान योजना के तहत लाभ दिया जाएगा पेंशन का। आज हम लोग देखने वाले हैं प्यार का पौधा अभियान।
14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यह जो है किसके तहत शुरू किया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है। कहां पर? तो पटना में। यह याद रखिएगा। ठीक है, यह अभियान राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग ने राज्य के नागरिकों से अपने करीबी लोगों को, जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनको प्यार का पौधा भेंट करिए और इनकी देखभाल करने का अनुरोध कीजिए, ऐसा कहा है। ठीक है, यह अभियान बिहार को हरा भरा बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा मगर अहम कदम है। ठीक है, तो प्यार का पौधा अभियान क्या है, यह हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं, देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना। इसके लिए क्या किया गया है? कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले वर्तमान कृषि कनेक्शन को अस्थायी नियमित अधिसंरचना उपलब्ध कराने हेतु यह नई योजना लाई गई है। जो लोग भी आप में से गांव में रहते होंगे, आप लोग देखते होंगे बांस और बल्ला के सहारे तार वगैरह इधर से उधर करके और फिर जो है किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गांव में पहुंचाया गया है। ठीक है, तो उन सब को हटा करके और उनके जगह पर लोहा वाला पोल लगा करके और ट्रांसफार्मर लगा करके विधिवत अच्छे अधिसंरचना के साथ उनको बिजली उपलब्ध कराया जाए। इसी कारण से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना लाया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2020 में हुई थी और इसकी लागत जो है वो टोटल 1329.6 करोड़ रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार में स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है वो जनरली केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, लेकिन यह जो है बिहार में कब लागू किया गया, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर गांवों में रियायती जायदाद का ड्रोन से सर्वेक्षण करके लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया करवाने वाली योजना स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत डे ऑन 24th of April 2022, the scheme Swamitva Poverty Card launched by Prime Minister Narendra Modi to provide documents of ownership to the people by drone survey of residential properties in village। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी हुई फिजिकल कॉपी प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएगी। देखिए, आपका जो भी जमीन है उसका पहले तो ड्रोन से मैपिंग कराया जाएगा, उसके बाद मैपिंग जब हो जाएगी तब आपका ही जमीन है इसके लिए एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उस दस्तावेज पर आप आगे चाहें तो लोन ले सकते हैं, अपना दावा कर सकते हैं कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। गांव के लोगों को पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन या संपत्ति ऋण मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। पीएम स्वामित्व योजना द्वारा संपत्ति कर लेने में आसानी के साथ साथ संपत्ति का कवरेज भी आपको मिल जाता है। आपकी संपत्ति के कर का निर्धारण स्वतः पत्रक द्वारा हो जाएगा। योर प्रॉपर्टी टैक्स विल बी ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द सीट। With PM स्वामित्व योजना the process of your tax collection will also be automated। मतलब टैक्स कलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी वह भी ऑटोमेटेड हो जाएगी, स्वचालित कर दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत ड्रोन के द्वारा गांव या फिर खेत की भूमि का मैपिंग किया जाएगा और इसके तहत जो है इस योजना के माध्यम से बाजार में पार्सल भूमि की तरलता में वृद्धि होगी। थ्रू दिस स्कीम द लिक्विडिटी ऑफ पार्सल लैंड विल इंक्रीज इन द मार्केट। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गांव की वित्तीय साख उपलब्धता बढ़ाएगी। मतलब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इंक्रीजेस द फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ द विलेज। Provisions has also been made for the facility of taking loans to the farmers coming under the ग्राम पंचायत। ठीक है, लोन लेने की भी सुविधा दी जाएगी और जो संपत्ति नामांकन का प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा सरल बना दिया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी नॉमिनेशन इज टू बी सिंप्लीफाइड। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। इट विल हेल्प इन स्पीडिंग अप द लैंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड प्रिवेंट लैंड करप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीएम द्वारा हर घर फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं जो है वो हर घर फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही है, याद रखिएगा। इन सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। दिस सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म्ड विद द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स।
इस परियोजना को हर घर फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा यह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और यह परियोजना राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। हर घर फाइबर योजना के बारे में देखें तो इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। पीएम मोदी ने अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था कि इस योजना के तहत 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। सीएससी मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर वाईफाई चौपाल ग्रामीण भारत को उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक पहल है। यह भारत नेट का उपयोग करके डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो सीएससी वाईफाई चौपाल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को राज्य में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था, ठीक है। हर घर फाइबर योजना भी जो है वो भी 21 सितंबर 2020 को ही, और ये जो है 9 राजमार्ग परियोजना ये भी 21 सितंबर 2020 को ही। कौन कौन सी परियोजना है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और इन परियोजनाओं से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में संपर्क जो होगा वो सुलभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के और आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी परियोजना है। वैसे याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के सेतु के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 14.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल निर्माण किया जाएगा और कोसी नदी पर 28.93 किलोमीटर लंबा 4 लेन नया पुल और गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4.445 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल का निर्माण भी बनाना इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजमार्ग परियोजना के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारी योजनाएं देखेंगे। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत तेलिहार पंचायत से की थी। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहां से हुई? खगड़िया जिले से हुई। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण योजना है, याद जरूर रखिएगा। और इस योजना में बिहार के 32 जिलों को शामिल किया गया है। 6 राज्यों के 116 जिले जो है इनमें शामिल है, जिसमें से 67 लाख मजदूर वापस हुए हैं। इन 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा में 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल है। मतलब कि आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा जिले कहाँ के शामिल किए गए हैं? बिहार के ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है और अब यह जो है सितंबर 2022 तक इसके जरिए निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार देकर आधारभूत संरचना विकसित किया जाना था, ठीक है। और योजना के तहत विभिन्न 25 क्षेत्र पर विशेष फोकस है, मतलब 25 क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है। जो भी बाहर से जो श्रमिक आए थे लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए यह विशेष योजना चलाई गई थी ताकि उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जाए मुफ्त में और साथ में काम के जरिए पैसा भी दिया जा सके, ठीक है। अब ये जो 25 क्षेत्र है इसमें सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम है, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण है, वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि के अंतर्गत विभिन्न कार्य हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य हैं, एनएच बनाने का काम, जल संरक्षण, कुआं निर्माण, पौधारोपण, बागवानी, कचरा प्रबंधन, तालाब खुदाई, पशु शेड, मुर्गी पालन और बाकी बहुत सारे काम हैं। तो ये सब जो है आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यह जो है 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके जरिए जो है वरिष्ठ नागरिकों को एक अच्छा और फलदायी जीवन जीने में मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। और योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक के आयु के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। 60 से यदि 79 वर्ष उम्र है, 60 से लेकर 79 वर्ष उम्र है तो 400 रुपया दिया जाएगा और 79 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं तो उनको 500 रुपया प्रदान किया जाता है इसके जरिए। अब वरिष्ठ जन को इससे सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है, थोड़ी बहुत तो मदद जरूर मिल जाती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022, ये लेटेस्ट योजना है। बिहार सरकार द्वारा यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से
राज्य सरकार राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों की कन्याओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के माध्यम से राज्य की कन्याओं को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करने तक मिलती रहती है। राज्य की 1.5 करोड़ कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी और योजना के तहत परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, 2 से अधिक कन्या है तो लाभ नहीं मिलेगा। 2 बेटी है तो आपको लाभ मिल सकता है। योजना के तहत मिलने वाली किस्तों की सबसे पहली किस्त जो है वो कन्या के जन्म के समय माता पिता के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जब टीकाकरण कराएंगे उस समय माता पिता के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। 1 से 2 वर्ष की आयु में पहले 400 रुपए की किस्त सरकार द्वारा दी जाती थी और अब यह जो है बढ़ा करके 600 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 3 से 5 साल की हो जाएगी लड़की तब उसमें पहले 500 रुपया की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब जो है यह 700 रुपया दिया जाएगा। मतलब 3 से 5 साल की उम्र में 700 रुपया दिया जाएगा। 6 से लेकर 8 साल की उम्र में 1000 रुपया दिया जाएगा। पहले यह 700 ही दिया जाता था। 9 से 12 साल की उम्र में पहले 1000 दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा? 1200 दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा कन्याओं की स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी प्रोत्साहन राशि अलग से प्रदान की जाएगी और योजना के तहत कन्याओं को नैपकिन के लिए जो कि माहवारी में काम आता है, नैपकिन के लिए मिलने वाली राशि में भी बढ़ावा कर दिया गया है। पहले जो है सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपए दिया जाता था, अब जो है इसको दोगुना कर दिया गया है, 300 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अविवाहित कन्याएं ही योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं, याद रखिएगा। इस योजना के तहत केवल राज्य की कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा, किसी दूसरे राज्य की लड़कियों को लाभ नहीं मिलेगा। और योजना के लिए सरकार जो है 300 करोड़ के बजट को तय किया गया है सरकार के द्वारा इस योजना के लिए। कन्या उत्थान योजना शुरू होने से राज्य की स्त्री शिक्षा में बढ़ावा होगा, साथ ही यह कम उम्र में होने वाली शादी को रोकने का भी कारण बनेगा और बेटियों का खर्च उठाने से बचने के लिए कई लोगों के द्वारा जो कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है तो उसमें भी रोक लग सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत जो है आपका सिविल सेवा निकालने पर, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो हो गया, यूपीएससी का परीक्षा हो गया या फिर राज्य सेवा आयोग हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब निकालने पर जो है कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 2021 में जो लोग पास किए हैं यूपीएससी या फिर बीपीएससी उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है प्रोत्साहन राशि जो होगी वो कुल 1 लाख रुपए होगी यदि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग के अस्थायी निवासी जो है वो सिविल सेवा पास करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं तो 1 लाख रुपए जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की बेटियों और अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो लड़कियां हैं वो किसी भी वर्ग की हों उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्टेट सिविल सेवा यदि निकालती हैं, मतलब बीपीएससी निकालेंगी तो 50,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब लड़कियों को तो सबको, सामान्य है तब भी, जनरल है तब भी, और लड़कों की बात करें तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लड़के हैं या फिर जो SC ST हैं उनको। ठीक है, तो यह जो है 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया दिया जाएगा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, अब है सतत जीविकोपार्जन योजना। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अधिक गरीब परिवारों की सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। जो लोग देसी शराब और ताड़ी के, जैसे शराबबंदी हुआ ना, तो देसी शराब और ताड़ी का उत्पादन जो लोग करते थे या फिर बिक्री करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो उन्हीं को सरकार जो है वो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक का वित्तीय सहायता देती है, ताकि वो लोग जो है किसी दूसरे रोजगार के जरिए अपना धनोपार्जन कर सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह जो है 2007-8 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया गया था। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से बेटियों की शादी कराई जा सकती है। साल 2012 में कन्या विवाह योजना को लोक सेवा के अधिकार के एक्ट में भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसको इंक्लूड कर लिया गया राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में। ठीक है, लोग जो कि पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और उन्हें बहुत ही
गरीब परिवार के लोग हैं, गरीबी रेखा से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें सरकार जो है बेटियों की शादी कराने के लिए 5,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान करती है। ठीक है, योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए और लड़का का उम्र जो है वो 21 साल होना चाहिए। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज मुख्यमंत्री SC/ST मेधावृत्ति योजना के बारे में। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। देख लेते हैं मुख्यमंत्री जो आपका मेधावृत्ति योजना है 2022 की योजना है, इसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC जो होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, और जनजाति यानी कि ST जो होते हैं, उन सभी छात्राओं को, छात्राओं मतलब जो लड़कियां हैं, उनको 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से यदि पास कर जाएंगी तो उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। ठीक है, यदि 12th क्लास पास कर जाती हैं लड़कियां जो SC/ST हैं तो उनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति की उन सभी छात्राओं को जो कि सेकेंड डिवीजन प्राप्त करेंगी उन्हें 10,000 रुपीज दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिए तो 15,000 रुपए और सेकेंड डिवीजन से पास कीजिएगा तो 10,000 रुपए उनको दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उनका सतत शैक्षणिक विकास हो सके। ठीक है, उनका कंटिन्यूअस एकेडमिक डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए यह योजना चलाई गई है और ये विशेष रूप से SC/ST महिलाओं के लिए है। ठीक है, SC/ST बालिकाओं के लिए है, छात्राओं के लिए है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार जो होता है उसको कहते हैं अंत्येष्टि। तो यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और कभी कभी गरीब परिवारों के पास पैसे नहीं होते दाह संस्कार करने के लिए, तो उन लोगों को अन्य लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के द्वारा, याद रखिएगा किस विभाग के द्वारा? समाज कल्याण विभाग के द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत BPL परिवार यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL का क्या मतलब होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, ठीक है, उन सब लोगों के लिए यह योजना चलाई जा रही है कि 3,000 रुपए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, और इस सहायता राशि से वह मृतक व्यक्ति का बिना किसी आर्थिक समस्या के दाह संस्कार कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2007 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी योजना है, अंतिम संस्कार तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो। मुख्यमंत्री नवजीवन योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कुष्ठ पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने तथा उनके प्रति भ्रांतियों को समाप्त करते हुए भेदभाव उन्मूलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज कल्याण विभाग, ये भी जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री नवजीवन योजना। द मुख्यमंत्री नवजीवन योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिकेटिंग डिस्क्रिमिनेशन by bringing leprosy victims into the mainstream of the society and eliminating the misconceptions about them. मुख्यमंत्री नवजीवन योजना के तहत राज्य के सभी ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 कुष्ठ पीड़ितों को सर्वे कर उन्हें पात्रता के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए एक सम विकास पोर्टल तैयार किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा पोर्टल? सम विकास पोर्टल जो है कुष्ठ रोगियों के लिए तैयार किया गया है मुख्यमंत्री नवजीवन योजना के तहत। और ये कौन सा विभाग चला रहा है? सामाजिक कल्याण विभाग जो है वो ये चला रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के तहत संचालित यह नई योजना वस्तुतः कुष्ठ पीड़ितों के लिए पूर्व से क्रियान्वित बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का स्थानापन्न है। मतलब पहले से जो योजना चलाई जा रही थी उसका नाम था बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, उसी के जगह पर मुख्यमंत्री नवजीवन योजना को लाया गया है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। चलिए, मुख्यमंत्री नवजीवन योजना के शुभारंभ के बाद बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी। मतलब पुरानी जो योजना थी उसके तहत कोई स्वीकृति नहीं दी जाएगी, लेकिन वर्तमान जो लाभुक हैं, पुरानी योजना के लाभार्थी भी जो वर्तमान में हैं, उनकी मासिक सहायता के रूप में जो 1,500 रुपया मिल रहा है वो जारी रहेगा। मतलब कि नया कोई एंट्री उस योजना के तहत नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पुराना लोग जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है उस योजना में और जो लाभ उठा रहे हैं उनका लाभ जो है वो जारी रखा जाएगा।
समाज की मुख्य धारा में शामिल होने एवं अर्थोपार्जन में सक्षम और आत्मनिर्भर होने के बाद इस योजना का लाभ मिलना स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब यदि जो कुष्ठ रोगी हैं वो ठीक हो जाते हैं या फिर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं और उनका आजीविका जो है आसानी से चलने लगता है, तब इस योजना का लाभ मिलना स्वयं ही बंद हो जाएगा। और इसके लिए वैसे कुष्ठ पीड़ित जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के असहाय वृद्ध हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए जो है आवासित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं उनके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के उन परिवारों को सहायता मिलेगी जिनके परिवार में मुखिया नहीं है या परिवार अपने परिवार के सदस्य के कारण चलता है या सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। मतलब कमाने वाला घर में जो है परिवार में कमाने वाला कोई एक सदस्य है, ठीक है, और उसी के कमाई से सारा परिवार चलता है और इसी की मृत्यु हो जाती है, तब परिवार तो बेचारा अनाथ हो गया, उसको तो कमाई का कोई साधन रह नहीं गया। तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यही है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। बिहार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है राज्य के असहाय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और योजना के तहत परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर 20,000 रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। ये जरूरी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए उनको, और परिवार जो है वो 10 साल से बिहार में रह रहा हो, यह भी एक पात्रता है। मतलब पिछले 10 साल से परिवार जो है वो बिहार में रह रहा हो और बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तभी यह राशि दी जाएगी। कितनी राशि? 20,000 रुपए दिए जाएंगे यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है जो कि कमाने वाला सदस्य था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में यदि देखें तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहली बात तो ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? 3 अगस्त 2018 को हुई थी। ठीक है, 3 अगस्त 2018 को हुई थी और आधिकारिक तौर पर लागू कब हुई थी? अप्रैल 2018 से यह ऑफिशियली एप्लीकेबल हो गई थी, लागू हो गई थी। उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका उद्देश्य है। कन्याओं के जन्म निबंधन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना और कुल प्रजनन दर में कमी लाना, ये सब इसका उद्देश्य है। मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी किया जा सकता है वह सब इस योजना में शामिल है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसका नाम है। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य तो हम लोगों ने देख लिया, लक्ष्य क्या रखा गया है? तो बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करना और परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाना इत्यादि इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, तो ये मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखना हो तो महिला सशक्तिकरण के बारे में यदि कोई सवाल पूछा जाए तो ये बड़ा अच्छा शब्द दिया हुआ है इसमें, ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ या राशि देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत लाभ क्या होता है। तो इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर स्नातक तक लड़कियों को 54,100 रुपया प्रदान किया जाता है। टोटल 54,100 रुपया दिया जाएगा। 2,000 रुपया कन्या के जन्म पर दिया जाएगा, 1,000 रुपया कन्या के 1 वर्ष पूरे होने पर, 2,000 रुपया कन्या के 2 वर्ष पूरे होने पर, 600 रुपया प्रति वर्ष 1 से लेकर 2 तक पोशाक के लिए। ठीक है, और उसके बाद 700 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा 3 से 5 क्लास में, मतलब स्टैंडर्ड 3 से 5 तक पढ़ने वाली बच्चियों के पोशाक के लिए। उसके बाद 1,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा जो बच्चियां 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं उनके पोशाक के लिए। 1,500 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा 9 से 12 तक की बच्चियों के लिए पोशाक के लिए। और 10,000 रुपया इंटर पास करने पर दिया जाएगा, लेकिन इंटर पास करने पर तभी दिया जाएगा जब वो अविवाहित होंगी। ठीक है, और इसको बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया। तो मतलब इंटर पास करने पर जो है 25,000 रुपया दिया जाएगा। 10,000 रुपया पहले दिया जाता था जिसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। फिर 25,000 रुपया जो है वो स्नातक उत्तीर्ण करने पर, मतलब ग्रेजुएट होने पर दिया जाएगा, और उसको भी बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 300 रुपया वर्ग 7 से 12 तक की राशि जो है प्रति वर्ष
सैनिटरी नैपकिन हेतु दिया जाता है। मतलब कि सैनिटरी नैपकिन के लिए कक्षा 7 से लेकर 12 तक की जो बच्चियां हैं उनको 300 रुपया दिया जाता है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन के लिए। हालांकि वर्ष 2020 में इस योजना में वृद्धि कर दी गई है और इसमें भी अब 300 से बढ़ा करके इसको 600 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि सरकार ने 25,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 50,000 रुपया कर दिया है। वही इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपए के स्थान पर अब कितना मिलेगा, 25,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है और अमाउंट है जो कि मैंने आपको बताया, अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, तो ये भी जो है आपका एससी एसटीज के लिए है। उद्यमी योजना है, मतलब उद्यम से जुड़ा हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, बिजनेस वगैरह से जुड़ा हुआ। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का उद्घाटन 4 अगस्त 2018 को किया था। तो ये भी 2018 की योजना है और इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है फॉर बिजनेस इन बिहार। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुरू करने में, व्यापार शुरू करने में वित्तीय मदद करना है, जिससे उन्हें व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में वित्त से संबंधित कोई मुश्किल नहीं आए। द मेन objective of this scheme is to help financially to start all the economically weak people of the state so that they do not face any financial difficulties in starting a business or startup. इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा कर बेरोजगारी दर में कमी लाना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना और स्टार्टअप व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो एससी एसटीज के लिए है ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है और 5 लाख रुपया जो है वो ब्याज मुक्त लोन होता है। मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा, उस पे 5 लाख ही आपको चुकाना होगा। ठीक है, और वो भी ब्याज रहित होगा, मतलब उस पर भी इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। तो मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा और बाद में जो है आप लाभ कमा के बिजनेस से 5 लाख रुपया चुका दीजिए। ठीक है, वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया था। मतलब अब इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, ईबीसी वर्ग भी जो है शामिल कर दिया गया। इसके बाद इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हो गया। ठीक है, तो इसमें अति पिछड़ा को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना का लाभ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के होंगे उनको मिलेगा और इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम उम्र जो है वो 18 वर्ष का होना चाहिए। लाभ प्राप्त करने वाले इकाई या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि जीविका के बारे में। ठीक है, तो बिहार जीविका परियोजना जो है वह आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है और जीविका परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उनके जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, याद रखिएगा, उनके लिवलीहुड के लिए एकदम समुचित अवसर जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, यह इसका उद्देश्य है। परियोजना का एक और उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्तिकरण करना है और इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा संस्थागत क्षमता विकसित करके ग्रामीण गरीबों की आमदनी बढ़ाना है। It aims to increase the income of the rural poor by developing institutional capacity by SHG self help groups। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया है। तो यह जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के समग्र ढांचे के तहत काम कर रही है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और जीविका के तहत 10 वर्षों की अवधि में 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65,000 ग्राम संगठनों और 1600 संकुल स्तरीय संघों को संगठित किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जीविका ने वर्ष 2015 से 15-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। इसका अंग्रेजी में देखें तो बिहार ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, BTPP। ठीक है, यह जो है 2015-16 से शुरू हुआ है, जिसको कि जीविका 2 कहा जा रहा है।
राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना में 3 वर्षों में 840 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा है, जिसका नोडल अभिकरण जो है वो जीविका को ही बताया गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो भी मतलब कि शराबबंदी के बाद ताड़ी या फिर देसी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे जिनका व्यवसाय बंद हो चुका है, उनको दूसरा व्यवसाय अपनाने के लिए लाभ उसमें दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। तो यह मैं बता चुका हूं पहले। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा। आगे और भी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लगभग 10 के आसपास और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।